नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है जेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो लेक्चर सीरीज लेके चल रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट के पेपर सेकंड की अकाउंटिंग की हम बात करने वाले हैं। उसका आज का टॉपिक जो है हमारा वो डेप्रिसिएशन का है। तो वो स्टार्ट करेंगे उससे पहले कुछ जानकारी आप लोग के लिए। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा कि क्या ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी और होगी तो कब होगी, और ऑफलाइन क्लास का क्या सीन है, क्या होने वाली है ऑफलाइन क्लासेस। तो दोनों का रिप्लाई ये है कि यस, दोनों क्लासेस शुरू होंगी। ऑफलाइन क्लासेस कहाँ होगी उसका प्लेस आपको बता दिया जाएगा, और ऑनलाइन क्लासेस भी आपको मिलेगी, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसकी तैयारी चल रही है, थोड़ा सा वेट करिए, आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। और वैकेंसी के बारे में बहुत सारे सवाल है, क्या वैकेंसी आने वाली है, तो इसका आंसर है यस, वैकेंसी आएगी। आप बस थोड़ा सा धैर्य रखें, सरकार को स्थिर होने दें और सरकार ये थोड़ा सा सिचुएशन नॉर्मल होने दें, उसके बाद वैकेंसीज आपको मिल जाएगी और तैयारी करते रहे। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज हमारे टॉपिक की। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये चैनल उन स्टूडेंट्स के पास पहुंचाइए। अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप उन स्टूडेंट्स के साथ ये चैनल प्रोवाइड करवाइए, वीडियोस पहुंचाइए जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करना चाहते हैं, उनको जानकारी नहीं है। तो इसके अंदर वो वीडियोस दे रखे हैं मेरे इस चैनल पे, वो जरूर उसका लिंक आप शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, जिससे कि अच्छे अच्छे लोग जुड़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। हम कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग की बात करेंगे डेप्रिसिएशन की। तो सबसे पहले बात करें डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या है? देखिए, जब संपत्ति का हम उपयोग करते हैं तो संपत्ति के उपयोग से धीरे धीरे उसके अंदर जो कमी आती है, उस कमी को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये है अकाउंटिंग लैंग्वेज इसकी डेफिनेशन। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है आर एन कार्टर की। आर एन कार्टर कहते हैं कि संपत्ति के मूल्य में किसी कारण से धीरे धीरे तथा स्थायी रूप से होने वाली कमी को मूल्यह्रास कहते हैं। तो यहाँ पे जो दे रखा है किसी कारण से और धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्थायी रूप से होने वाली जो कमी है उसको हम क्या कहते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि देखिए, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर असेट्स परचेज करते हैं, असेट्स से कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। असेट्स कैपिटल नेचर क्या कहता है कि ऐसी असेट्स या ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका उपयोग जो है 1 साल या उससे ज्यादा अवधि के लिए उसका यूज कर सके, उसके लिए जो खर्च किया जाता है उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हमने जो संपत्तियां खरीदी है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उन संपत्तियों का उपयोग हम क्या करेंगे? 1 से ज्यादा साल के लिए करेंगे। और 1 से ज्यादा साल के लिए उपयोग किस लिए करेंगे? हमारे रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए। उदाहरण के तौर पे आपने आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक अच्छी मशीन, हाई टेक्नोलॉजी की मशीन परचेज की। मशीन परचेज आपने इसलिए की है क्योंकि डे टू डे लाइफ में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, प्रोडक्शन की क्वालिटी को आपको चेंज करना पड़ रहा है, चैलेंजेस मार्केट में ज्यादा है, इसलिए आपने एक नई मशीन परचेज की है। उस नई मशीन को परचेज करके आपको फायदा क्या होगा कि आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? एक तो प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी होगी, एक प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, उससे आपका सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ने से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली असेट्स हमने इसलिए परचेज की है जिससे हमारा रेवेन्यू बढ़ सके। अब बात यह है कि जब आप रेवेन्यू की जब बात करते हैं कि आपने रेवेन्यू इंक्रीज तो कर लिया, तो जो असेट्स आपने परचेज की थी उसको तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर माना है, और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर उस मशीन को मैं इस असेट्स को मानूंगा तो उसका मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में कुछ खर्चे माइनस नहीं करूंगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपके पास रेवेन्यू आ रहा है उसमें से जो एक्सपेंडिचर माइनस करने होते हैं उसमें से हमने मशीन के रूप में जो मशीन जो यूज हो रही है उस मशीन का जो कॉस्ट है वो हमने काउंट नहीं किया। और जब मशीन का कॉस्ट अगर आप काउंट नहीं करेंगे तो आपकी जो प्राइस है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कॉस्ट जो है वो कॉस्ट प्रॉपर डिराइव नहीं होगी। और जब कॉस्ट प्रॉपर डिराइव नहीं होगी तो आपका सेल्स प्राइस क्या होगा? आप उसको कम रखेंगे। मतलब अल्टीमेटली कहेंगे तो यहाँ जो मशीन हम यूज कर रहे हैं उस मशीन का कॉस्ट कितना आ रहा है। देखिए, कॉस्ट का मतलब ये होगा कि जो रिपेयरिंग की जो बात कर रहे हैं, मेंटेनेंस और रिपेयर्स की बात कर रहे हैं, वो एक्सपेंडिचर अलग है। मैं दूसरे कॉस्ट की बात कर रहा हूँ जो हमने असेट्स को परचेज करने में अमाउंट लगाया था। जैसे एक मशीन हमने परचेज की है 50 लाख रुपए में, तो 50 लाख का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अब ये जो मशीन है सपोज मानिए 10 साल के लिए चलेगी, तो 10 साल के बाद में इस मशीन का वैल्यू हो जाएगा या तो 0 हो जाएगा मशीन का वैल्यू, या फिर कुछ वैल्यू रहेगा जो आपके स्क्रैप के रूप में बिकेगा। तो यहाँ जो हमने 50 लाख रुपए लगाए हैं वो 50 लाख रुपए इसलिए लगाए कि हमारा रेवेन्यू इससे बढ़ सके। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो 50 लाख की मशीन आपने परचेज की है, इसको कितने साल के लिए हम इसको मशीन को रखेंगे? जैसे 10 साल के लिए रखेंगे, और उसके बाद में इसका स्क्रैप वैल्यू कितना रहेगा, रेजिडुअल वैल्यू भी कह सकते हैं। तो सपोज मानो 50 लाख की मशीन है, 10 साल बाद आप मशीन को बेचेंगे तो उसके आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे।
तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि 45 लाख रुपीस हम 10 साल में यूज करने वाले हैं, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 4,50,000 रुपीस साल का मानेंगे एज एन डेप्रिसिएशन। और जब डेप्रिसिएशन माना जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, तब जाके आपकी एक्चुअल कॉस्ट डिराइव होगी, जिससे आप क्या है प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग कर पाएंगे, रेवेन्यू मैच होगा और एक्सपेंडिचर भी इसमें मैच होगा। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन है वो एक नॉन फंड एंड नॉन कैश एक्सपेंडिचर के रूप में माना जाता है। तो जब कभी भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके अंदर डेप्रिसिएशन को नॉन कैश और नॉन फंड आइटम को मान के इसको क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में से पहले आपने लेस किया था उसको वापस उसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक आर्टर की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका शेड्यूल सेकंड, एज पर शेड्यूल सेकंड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 कुछ डिफाइन करता है डेप्रिसिएशन को। इस डेफिनेशन को समझिए, इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है। देखिए, डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट। ध्यान दें, यहाँ पे डेप्रिशिएबल अमाउंट की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज द डेप्रिशिएबल अमाउंट? डेप्रिशिएबल अमाउंट इज डिराइव्ड बाय द मेथड्स। हमारे पास फॉर्मूले दे रखे हैं, उस फॉर्मूलों के बेस पे हम क्या करते हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालते हैं। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन असेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, कि यूजफुल लाइफ के अंदर उसका डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना हो रहा है। जैसे 5 लाख की मशीन 10 साल के लिए चलाओगे, उसका रेसिडुअल वैल्यू 0 है, तो 5 लाख बटा में 10 तो 50,000 का क्या रहेगा आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट रहेगा यूजफुल लाइफ के लिए। The depreciable amount of an asset is the cost of an assets। ध्यान दें, depreciable amount of an asset is the cost of an asset or the amount substitute for the cost less its residual value। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ असेट्स की बात कर रहे हैं कि आपने डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब क्या होता है कि जो मशीन या जो असेट्स हम यूज कर रहे हैं उसका कॉस्ट कितना आ रहा है यूज करने का, उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट कहते हैं। And the useful life of an asset is the period over which an asset is expected to be available। यूजफुल लाइफ किसे कहते हैं कि वो मशीन अवेलेबल रहेगी, यूजफुल द पीरियड ओवर व्हिच एन असेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय एन एंटिटी और द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द असेट्स बाय द एंटिटी। कि आपके एक्सपेक्टेड लाइफ का मतलब क्या हुआ कि उस समय तक आप उस मशीन को यूज कर सकते हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, किसके द्वारा, एंटिटी के द्वारा। तो ये सेक्शन हमारा जो शेड्यूल सेकंड है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसमें ये चीज लिखी हुई थी। यहाँ पे दो चीजें हमको मिलती है, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ असेट्स है, और एक यूजफुल लाइफ होती है। उस यूजफुल लाइफ के अंदर हम मशीन को, असेट्स को यूज करते हैं, उसकी कॉस्ट डिराइव करनी पड़ती है, उसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट। और उसी डेप्रिसिएशन अमाउंट को हम क्या करते हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं एज एन एक्सपेंडिचर, जिससे कि हमारी कॉस्ट प्रॉपर तरीके से डिराइव कर सके। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारे डेप्रिसिएशन के अकाउंटिंग की बात करें या डेप्रिसिएशन की बात करें, कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि करेक्ट इनकम मेजरमेंट। इससे क्या होता है, करेक्ट इनकम मेजरमेंट होता है कि एक्चुअल इनकम जो है आपकी इस पर करेक्ट आ सकती है। कैसे? अभी मैंने आपको जो उदाहरण दिया था कि हम मशीन यूज कर रहे हैं, फर्नीचर यूज कर रहे हैं आपके, तो यहाँ पे जो मशीन, फर्नीचर, जो असेट्स हम यूज कर रहे हैं, उस असेट्स को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, हमारा रेवेन्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। तो रेवेन्यू जब इंक्रीज होगा उसमें से हमें एक्चुअल में एक्सपेंडिचर माइनस करने पड़ेंगे। तो मैं डेप्रिसिएशन को भी माइनस करूंगा तब जाके मुझे एक्चुअल इनकम मिलेगी, जिससे क्या होता है, करेक्ट इनकम मेजर हो सकता है। नहीं तो हम भ्रम में रहेंगे कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमने माइनस नहीं किया, इनकम बढ़ रही है, बोले हमारी इनकम ज्यादा है, एक्चुअल में ज्यादा नहीं होती है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमें माइनस करना पड़ता है। क्यों माइनस करना पड़ता है? करेक्ट इनकम निकालने के लिए। फिर आता है ट्रू पोजीशन ऑफ स्टेटमेंट। ट्रू पोजीशन ऑफ स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, देखिए कोई भी असेट्स आप परचेज करते हैं, कुछ समय बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आज मैं फर्नीचर परचेज करूंगा, 5 साल बाद उस फर्नीचर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। आज की डेट के हिसाब से कम होने वाली है। आज मशीन आप परचेज करेंगे तो मशीन की घिसावट के कारण, उसकी टेक्नोलॉजी के आउटडेटेड के कारण, समय के कारण उसके अंदर जो कमी हो रही है, उसकी प्राइस में कमी होगी। उससे क्या होगा कि वो जो कमी होती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो हमें वो कमी माइनस करके दिखाना पड़ेगा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर जो असेट्स लिखेंगे, उस असेट्स में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, और एक्चुअल वैल्यू हमें ट्रू पोजीशन हमें स्टेटमेंट में दिखानी पड़ेगी, जिससे हमें पता चले कि हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है। नहीं तो अगर मैं उसको बुक वैल्यू पे अगर मैं दिखाने जाऊंगा कि आज 50 लाख की मशीन परचेज करता हूं, 10 साल बाद वो मशीन एब्सोल्यूट आपके मशीन जो है वो आपके 0 उसकी वैल्यू हो जाएगी, या मशीन का लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगा। तो 50 लाख का वैल्यू अगर मैं 10 साल तक दिखाते जाऊं तो मेरी
बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसका जो पोजीशन है वो सही नहीं दिखाया जाएगा। इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, हर साल उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है, इससे ट्रू पोजीशन पता चलती है। फिर आता है फंड फॉर रिप्लेसमेंट। फंड फॉर रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन फंड और नॉन कैश एक्सपेंडिचर, कहीं जाता नहीं है पैसा। मैं केवल प्रॉफिट एंड लॉस में सबने प्रॉफिट का क्या करता हूं, प्रोविजंस करता हूं। प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन के नाम से अमाउंट माइनस करता हूं और प्रॉफिट को कम दिखाता हूं। वास्तव में प्रॉफिट कम नहीं होता है, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन है ये किसी प्रकार का ना तो कैश एक्सपेंडिचर है ना ही फंड एक्सपेंडिचर। मतलब यहाँ पे पैसा कहीं हमारी कंपनी से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से माइनस कहीं से पैसा ये जाता नहीं है, हमारे पास ही रहता है। केवल हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या करते हैं, उसको कम दिखाते हैं, इसको प्रॉफिट को। तो यहाँ पे ये जो फंड इकट्ठा होता है, ये फंड क्या होता है कि जब नेक्स्ट टाइम हम नई मशीन परचेज करते हैं, रिप्लेस करते हैं उस असेट्स को रिप्लेस करने के लिए वो फंड यूज किया जा सकता है। और फिर आता है आपके एसेटेनमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट प्रॉपर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए आपको ट्रू कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि जब मैं प्रोडक्शंस करूंगा तो जो असेट्स मैं यूज कर रहा हूं उस असेट्स का कॉस्ट अगर मैं अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट में शामिल नहीं करता हूं तो कॉस्ट कम आएगी, और जब कॉस्ट कम आती है तो उसकी प्राइस कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होने वाला है। और उससे क्या होगा कि कंपटीशन में आप टिक नहीं पाएंगे। कंपटीशन में क्यों टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट की प्राइस जो है वो जो आपके प्रोडक्ट की प्राइस है वो मार्केट डिसाइड करता है, ना कि आप डिसाइड करते हैं। अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में है तो मार्केट की जो प्राइस है वो मार्केट डिसाइड करता है, आपके हाथ में नहीं होता। आपके हाथ में होती है कॉस्ट। तो आपकी जब तक कॉस्ट प्रॉपर नहीं आएगी तब तक आप अच्छी पोजीशन पे प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें एसेटेनमेंट करना पड़ता है ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। फॉर बात करें हम फैक्टर्स इन द मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन कौन से फैक्टर्स जो है आपके मेजर करते समय, डेप्रिसिएशन मेजर करते समय इफेक्ट करते हैं, वो आपके आता है कॉस्ट ऑफ असेट्स इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड ट्रायल रन एक्सेट्रा। मतलब जो कॉस्ट ऑफ असेट्स होती है उस कॉस्ट ऑफ असेट्स ये भी आपके क्या है इफेक्ट करता है जब मेजर करते हैं किसको, डेप्रिसिएशन को। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करना होता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस, कमीशनिंग जो कमीशन देते हैं मशीन या असेट्स परचेज करते समय, एंड ट्रायल रन, मशीन अगर होती है उसके ट्रायल रन के लिए जो खर्चा होता है वो भी ऐड किया जाता है, इससे कॉस्ट ऑफ असेट्स कहते हैं। दूसरा आता है हमारे पास में एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट्स, कि कितने साल मशीन चलेगी या असेट्स चलेगी। ये इफेक्ट करता है कि जितनी हमारी कॉस्ट है उसमें हम क्या करते हैं, उस जितने साल ये मशीन या असेट्स चलेगी उससे डिवाइड करते हैं, जिससे हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट आता है। और फिर आता है आपके एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इफ एनी एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट्स, कि स्क्रैप वैल्यू जो असेट्स है, असेट्स की लाइफ खत्म होने के बाद में जो उसकी वैल्यू मिलने वाली है, मतलब उसको बंगाल में बेचेंगे तो बंगाल का जितना पैसा आएगा, मतलब यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू जो आएगी वो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आपको अभी मैंने बताया था, सपोज मानो 5 लाख की कोई मशीन है, 5 लाख की मशीन को 10 साल बाद बेचेंगे तो 50,000 का स्क्रैप वैल्यू आएगा। तो 5 लाख माइनस 50,000 बटा हम क्या करेंगे 10 साल, तो यहाँ पे 45,000 का क्या आएगा आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगा जो हमें चार्ज करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। उसके आगे एक नेक्स्ट लेक्चर जो लेके आऊंगा उसमें आप लोगों को समझाऊंगा इसके मेथड्स क्या है। आपको बता दूं आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस है, आपको इसका एक्सपर्ट नहीं बनना है, ध्यान देना। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो वीडियोस के अंदर बाल की खाल निकाल रहे हैं, अकाउंटिंग के अंदर डीप में जा रहे हैं, डीप से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप इस चीज को ध्यान से समझें, आपका सिलेबस देखें और आपके सिलेबस में क्या पूछा गया है। ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, ना कि डिटेल स्टडी पूछी जाती है। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना है ये वीडियो देख के, आपको जूनियर अकाउंटेंट बनना है तो जूनियर अकाउंटेंट के हिसाब से तैयारी करें। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा डिटेल में बता रहे हैं और आप वीडियो देख रहे बोले हाँ अच्छा नॉलेज मिल रहा है, अच्छी बात है। वो नॉलेज आपका एग्जाम में काम नहीं आने वाला है। एग्जाम में जो चीज काम में आने वाली उसी चीज को पढ़े, आपको एग्जाम पास करना है ना कि एक्सपर्ट बनना है। तो मैं आपको वही चीज समझाऊंगा यहाँ लेक्चर्स के अंदर जो आपके एग्जाम में काम में आने वाली है। इसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, इससे क्वेश्चन बनता है आपके कि हाथ लगाना संपत्ति के मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं है। मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, इससे क्या इसका मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं है कि आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो चार्ज करने के बाद में जो मशीन का या एसेट्स का जो वैल्यू बना है उसका मूल्यांकन करने का ये तरीका नहीं है। वैल्यूएशन करने का तरीका अलग होता है और डेप्रिसिएशन चार्ज करने का अलग प्रक्रिया है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले जो डेप्रिसिएशन अलाउबल करते हैं, जैसे कोई मशीन वगैरह है 15%, 20%, 25%, 40%, कुछ रेटिस दे रखी है, फर्नीचर पे 10% है,
गुडविल आपके जो आपके इंटेंजिबल एसेट्स है उस पर 25% दे रखी है। तो ये कुछ रेट्स किसने दे रखी है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि हाथ लगाना जो है संपत्ति के मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं है। तो ऐसा सवाल भी आ सकता है कि संपत्ति की मूल्यांकन की प्रक्रिया है, हाथ लगाना है, या फिर उसके बाद में ऑप्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पे हाथ लगाना तो मूल्य आपकी संपत्ति के मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके आगे इसके मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।